सेवाश्रम के कक्षा 10 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं गोस्वामी सर लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का पहला चैप्टर के अंतर्गत ही सत्ता की साझेदारी के रूप पर आज चर्चा करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। पिछले क्लासों में ये सब समझाने का प्रयास किया गया। यदि सत्ता की साझेदारी नहीं होती है तो समाज में अस्थिरता की स्थिति हो जाती है। सामाजिक समुदायों में टकराव और संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पहले हम देखते हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्था थी। राजतंत्रीय व्यवस्था में सत्ता राजा के हाथ में हुआ करता था और राजा ही सभी प्रमुख विभागों का निर्णय करता था। जैसे वर्तमान समय में लोकतंत्र के अंतर्गत शीर्ष स्तर पर सत्ता क्षैतिज रूप से 3 भागों में विभक्त किया गया है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लोकतंत्र में ये अलग-अलग संस्थाएं अलग-अलग व्यक्तियों के हाथों में निर्णय लेने की शक्ति होती है, लेकिन राजतंत्र में राजा में ही ये तीनों शक्तियां निहित होती थी। तो राजा यदि ईमानदार, निष्पक्ष हुआ, कर्तव्यनिष्ठ हुआ, अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, उसका उद्देश्य प्रजा का उद्देश्य ही वो मानता है, तो वो राजा तो ठीक से शासन करेगा। लेकिन जब राजा अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाएगा और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने लगेगा, लालच की प्राथमिकता देगा, तो उस स्थिति में वो जनता पर निष्पक्ष रूप से शासन नहीं कर पाएगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए विश्व में बड़ी-बड़ी संघर्षें हुई, जिससे राजा की शक्ति, राजा के पास जो सत्ता होती थी, उसकी स्थानांतरण जनता के पास किया गया। इसके लिए ब्रिटेन में लगातार 1000 वर्षों तक संसद और राजा के मध्य, जनता और राजा के मध्य संघर्ष हुआ। तब जाकर राजा से शक्ति को स्थानांतरित करके जनता में निहित किया गया और जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन स्थापित किया गया। उसी तरह देखते हैं कि फ्रांस की बहुत महान क्रांति जो होती है, लुई 16वीं के खिलाफ भी वहां की जनता त्रस्त थी। तो राजा के खिलाफ क्रांति होती है और राजा का पूरी सत्ता को धराशायी करके संवैधानिक गणतांत्रिक शासन व्यवस्था वहां स्थापित किया जाता है। क्यों? सत्ता की साझेदारी के लिए ये सब किया गया कि जनता जो वहां के नागरिक है उनमें भी कुछ सत्ता निहित हो। केवल राजा में ही होने से वहां का राजा निरंकुश और विलासितापूर्ण जीवन जीता था। जनता के ऊपर करों का बहुत बड़ा बोझ होता था, जिससे जनता कराह रही थी। ये सब कारणों के चलते एक महान क्रांति हुआ, जो विश्व के लिए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भी अमूल्य जो मूल्य, महान मूल्य होता है, वो समाज को मिला, विश्व समाज को मिला। भ्रातृत्व का अर्थ है भाईचारा। उस क्रांति के पहले फ्रांस में भाईचारा नहीं था। कुछ वर्ग, कुलीन वर्ग तो पादरी वर्ग थे जिनको विशेषाधिकार था और साधारण नागरिक को विशेषाधिकार नहीं था। कानून के दृष्टि से भी अलग-अलग कानून थे। तो इस तरह व्यवस्थाओं में वहां की जनता कराह रही थी। एक न एक दिन क्रांति हुई 1789 में
और क्रांति के बाद एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। उसका भी उद्देश्य यही था, जनता की सत्ता में भागीदारी, जिससे एक ऐसी व्यवस्था का गठन हो जिसमें सभी को समान अधिकार मिले और जनता के पैसे पर करों का जो इकट्ठा होता है उससे कोई दूसरा वर्ग विलासितापूर्ण जीवन न जिए। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है कि सारी शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर अलग अलग समुदायों में, जनता में निहित हो। उस शक्ति में बिखराव उत्पन्न किया गया तो जनता की सारी राजनीतिक शक्ति को स्रोत माना गया। तो इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपने को शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों का उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती है। इसीलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी दिया जाए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की हिस्सेदारी अनेक रूपों में है। पहले तो देखते हैं कि शासन का जो 3 अंग होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शीर्ष स्तर पर इन तीनों अंगों में सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्षैतिज विभाजन कहते हैं, क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। क्षैतिज मतलब ऊपर एक ही जगह जो सत्ता थी उसको 3 भागों में विभाजित कर दी। यानी कोई भी एक व्यक्ति तीनों शासन के अंगों के शक्तियों का उपभोग नहीं कर सकता है। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं शीर्ष स्तर पर, जैसे अमेरिका में भी है। जैसे कानून बनाने की संस्था अलग होती है, जो विधायिका के द्वारा किया जाता है। विधान बनाने का काम विधान मंडलों के द्वारा किया जाता है। जैसे अमेरिका में कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, जो कांग्रेस का 2 सदन होता है, सीनेट और प्रतिनिधि सभा, जो कानून बनाने का काम करता है। और भारत में संसद कानून बनाने का काम करता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका हो गया। लेकिन संसदीय व्यवस्था में इसी विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो उस स्थिति में दोनों अंतर संबंधित होता है। तो ये देखते हैं कि इस तरह की व्यवस्था में कोई भी एक व्यक्ति निरंकुश नहीं होता है, एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रहता है। यदि विधायिका ऐसा कोई कानून बना देता है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सकता है। तो ये देखते हैं कि तीनों शासन के तीनों अंग जो है एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं। ये शीर्ष स्तर पर सत्ता का विभाजन होता है। न्यायपालिका में नियुक्तियों जो होता है वो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा मिलकर किया जाता है। इस तरह से भी वहाँ नियंत्रण होता है। और विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर भी नियंत्रण होता है। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। तो इस तरह से कार्यपालिका, जैसे प्रधानमंत्री भारत में और उनके मंत्री परिषद कार्यपालिका हुआ, और ये कार्यपालिका निरंकुश हो, जनता के हितों का अनदेखा करे, तो उस स्थिति में
विधायिका उसके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लगा के गिरा भी सकती है। तो ये देखते हैं कि ये शासन के 3 अंगों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जनता के हित और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और संविधान के द्वारा शासन के ये तीनों अंग है और जनता है, सभी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए भी एक आदर्श लोकतंत्रीय व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलता है। तो एक तो सत्ता का साझेदारी का क्षैतिजीय रूप है। दूसरा रूप देखते हैं सत्ता की साझेदारी का वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें देखते हैं जैसे केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इसी व्यवस्था को संघीय व्यवस्था भी कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था मुख्यतः इसका लक्षण जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसमें 3 विशेषताएं होती है। जैसे संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और लिखित संविधान होता है और सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, स्वायत्त होती है, जो संविधान का रक्षा करता है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो इसी तरह की व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था भी कहते हैं, जहां पर प्रांतीय शासन को ज्यादा शक्ति मिली हुई होती है और केंद्र सरकार को कम। लेकिन भारत में देखते हैं कि जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था की विशेषता है वो बहु भारत में लागू नहीं किया गया है, क्योंकि भारत में एकता को प्राथमिकता देनी थी। इसलिए यहाँ पर प्रांतीय शासन के ऊपर केंद्रीय शासन को थोड़ी शक्तिशाली बनाया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए केसीवेयर वगैरह भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ संघ का सिद्धांतों और संघ की विशेषताओं को नहीं लागू किया गया है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय एकता, अखंडता पर बल देने के चलते, प्राथमिकता देने के चलते प्रांतीय शासन को केंद्र के अधीन किया गया है संविधान के द्वारा। तो 3 स्तर पर केंद्र शासन और राज्य की शासन व्यवस्था और तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था पंचायत का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता का विभाजन 3 स्तरों पर किया गया है। ये भी सत्ता की साझेदारी ही है। सत्ता की साझेदारी विषयों को विभाजित कर देते हैं। इसमें केंद्र सरकार के अधीन है कुछ विषय, कुछ राज्य सरकार के अधीन है, कुछ पंचायत के अधीन है। ग्राम पंचायत की जो सरकारें होती है स्थानीय लेवल पर, जो स्थानीय समस्याएं जिसको होती है उसको अच्छी तरह से स्थानीय लोग ही जानते हैं। उस पर नियम बनाने या उससे संबंधित विकास का काम स्थानीय लोग अच्छे ढंग से करते हैं, इसलिए उनको वो विषय दे दिया गया है। तो 3 ऊर्ध्वाधर क्षेत्रों में सत्ता को विभाजित किया गया है। इससे भी सभी नागरिकों का सत्ता में हिस्सेदारी होता है, जो हिस्सेदारी के चलते वो अपना हित सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस तरह से मुख्यतः देखते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का यही मुख्यतः 2 रूप है। एक क्षैतिज पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप से केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ये है, ये मुख्यतः सत्ता की साझेदारी का रूप हुआ।
आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।